ठीक है, तो अभी जैसा कि अभी स्टार्ट करते हैं, आज का थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं, है ना बच्चा। तो अभी जैसे अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको डीएनए आरएनए ये सब स्टार्ट करवाया था, अपन ने डीएनए ये सब न्यूक्लिक एसिड बेसिकली वो देख लिया था। तो आज ना जैसे अपन थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि अब बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद आज अपन देखेंगे, आपने नाम सुना होगा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो क्या होती है, आज अपन वो देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इजी सा लेक्चर रहने वाला है आज का, बहुत ही इजी सा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना बॉन्ड्स के बारे में बताती हूँ। जो बॉन्ड्स होते हैं, जो सबको ना लिंक करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, वो 3 बॉन्ड्स के बारे में बेसिकली मैं बात करती हूँ। एक बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हेलो, प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन में किसके बीच में प्रेजेंट होता है? अमीनो एसिड। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और जो अमीनो ग्रुप होता है उसके बीच में अपने क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड में, बताया था ना मैंने। यस मैम। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद आ रहा है हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे देखा था? ये बेटा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ये हमारे, मैंने जब आपको पॉलीसेक्राइड्स पढ़ा रही थी विच इज कार्बोहाइड्रेट, तो उसका एक यूनिट बताया था मोनोसेक्राइड। जिसे एक मोनोसेक्राइड जोड़ा, फिर एक और मोनोसेक्राइड हुआ, तो ऐसे बहुत सारे मोनोसेक्राइड जोड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीसेक्राइड विच इज कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाँ बेटा, वो उसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर आता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एनीवन, वेयर इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट? दिख रहा है? यस मैम। कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में प्रेजेंट है या नहीं है? यस मैम। बेटा लास्ट वाला लेक्चर क्या एक छुट्टी में उड़ा दिया पूरा? नो मैम। उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। मैं भी उड़ा दूंगी अगर आपने ऐसे पढ़ा नहीं तो, ठीक है, क्लास से। चलो, तो अब क्योंकि इतना ही कर सकती हूँ मैं, अभी घर आके आपको नहीं उड़ा सकती, ठीक है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर। तो 3 बॉन्ड है, याद रख लेना कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये कहानी यहाँ पे खत्म, दैट्स इट, ठीक है। मैम ये अमीनो एसिड्स के बीच में याद रखना है पेप्टाइड या फिर? हाँ बेटा, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड को जो बाइंड करके रखता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने आपको जब अमीनो एसिड पढ़ा रही थी, जब शुरू किया था मैंने, देखो तभी बता दिया था, अमीनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। अभी बस मैंने एक जगह लिखने के लिए लिख दिया, नहीं तो मैंने देखो पेप्टाइड बॉन्ड और पहले से पहले वो भी बता दिया था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी मैंने जब पढ़ा रही थी तभी बता दिया था। चलो, अब हम बढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। चलो, आपको बोलते हैं कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट एक्चुअली इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता क्या है? बहुत बोलते हैं ना मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बेकार है। बताओ क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मैम जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में मैम जो केमिकल चेंज होता है, जो केमिकल रिएक्शन मैम बॉडी में होते केमिकल हैं, चेंज होती है जो बॉडीज में। 2 टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। वेरी गुड, ठीक है, गुड गुड। तो देखो मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ना देखो हमारे को, मैंने आपको बताया बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो बेटा हमारी बॉडी में ना जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। बनने के साथ साथ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यानी कि एक बायोमोलिक्यूल जो है
वो कंटिन्यूसली बन तो रहा है, बनने के साथ साथ वो कन्वर्ट होता जा रहा है एक तो अनदर फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल, है ना, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा जब हो रहा है ना, एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट, तो ये पूरा एक जो प्रोसेस है वो होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कि यानी कि केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, बॉन्ड्स फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग, है ना, कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा और कुछ बॉन्ड्स कंटिन्यूसली बनेंगे। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है केमिकल रिएक्शन का, टुगेदर ऑल दीज, जो भी मैंने अभी तक कहानी बोली कि जो भी एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं केमिकल रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। सारी केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंबाइन हो चुकी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। जैसे मुझे क्या बनाना है, लेट से मुझे अमीनो एसिड से क्या बनाना है, अमीन बनाना है। तो जब अमीनो एसिड से अमीन तब बनेगा जब इसमें से क्या हो जाएगा, वाटर को, H2O को जब हम रिमूव करते हैं अमीनो एसिड से, तब हमारे जाके अमीन बनता है। तो ये पूरी केमिकल रिएक्शन हुई होगी। तो ये पूरा एक क्या है, मेटाबॉलिज्म। और ये पाथवे चला होगा, एक इवेंट चला होगा, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब ना देखो, जैसे ऐसे मानो कि जैसे हमारा जैसे सड़क का ट्रैफिक है, तो सड़क का ट्रैफिक ऐसे हो सकता है, क्रिस क्रॉस होता है ना, कि कोई एक लाइन इधर से ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, सब एक दूसरे से लिंक होते हैं कि यार मेरे को इधर से जगह मिली तो मैं यहाँ पे चलूंगा। लिंक ही होता है ना ट्रैफिक, कहीं ना कहीं, कि मुझे जहां जगह मिली मैं उधर से, फिर सारी टैक्सी और स्कूटी वहीं की वहीं से निकलने लग जाती है। तो मेटाबॉलिक पाथवे भी आप किसकी तरह मान सकते हो, कि वो जो ट्रैफिक जंक्शन होता है हमारे, उसकी तरह मान सकते हो, कि पूरा एक लिंक्ड सीक्वेंस चल रहा है अच्छे से। ठीक है, तो कुछ बन भी सकता है, कुछ टूट भी सकता है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट कहाँ है, क्या है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको पाथवे मिल रहा है, कहाँ पे आपको जगह मिल रही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। पाथवे लीनियर और सर्कुलर होते हैं। वेरी गुड। हाँ, लीनियर बोले तो सीधे के सीधे चलेंगे, मैंने वही बोला। देखो, या तो आप ट्रैफिक में सीधे सीधे चल लो, या फिर ट्रैफिक में आप ऐसे 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 चल लो, है ना, कैसे भी चल लो, डिपेंड करता है। ये हो गया लीनियर और ये हो गया सर्कुलर। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो देखो, अब जो एक मैं आपको बताती हूँ, जब ये पूरा प्रोसेस रिएक्शन चल रही है, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए क्या उसमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है? एंजाइम क्या करता है, कैटेलाइज करवाता है रिएक्शन को। क्या करवाता है, कैटेलाइज करवाता है। कैटेलाइज मतलब उसका स्पीड बढ़ाता है, उसका एक्यूरेसी बढ़ाता है, उसको प्रोसेस को जल्दी होने में हेल्प करवाता है। तो बेसिकली ये जो पाथवे हैं हमारे मेटाबॉलिक पाथवे की अगर मैं बात करूं, तो मेटाबॉलिक पाथवे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनाबॉलिक पाथवे और एक होते हैं बायोसिंथेटिक। यहाँ पे कोई बैच 08 का है क्या? नहीं है ना? ठीक है। और एक होता है हमारे कैटाबॉलिक पाथवे। क्या होते हैं, कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस वो जानना है। एनाबॉलिक पाथवे वो होता है जिसके अंदर सिंपल स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। ठीक है, सिंपल कंपाउंड मिल के छोटे छोटे जोड़ के, जैसे A प्लस B प्लस C जोड़ के एक कोई बहुत बड़ा कंपाउंड बनाएंगे, उसको कहते हैं जुड़ने वाले प्रोसेस को हम क्या, एनाबॉलिक पाथवे। वहीं दूसरी तरफ कैटाबॉलिक पाथवे वो होता है जिसके अंदर क्या होता है,
डिग्रेडेशन। क्या होता है डिग्रेडेशन? किसका? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उसके स्मॉलर फॉर्म में। इज दैट क्लियर? Yes, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जैसे इसके मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। जैसे मैं इसकी एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो अभी जैसे आप पढ़ोगे, जब एसिटिक एसिड एक छोटा सा पार्ट होता है, तो एसिटिक एसिड बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कोलेस्ट्रॉल। क्या बनाते हैं? कोलेस्ट्रॉल। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे कैटाबॉलिक की मैं बात करूं कि एक ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारे टूट के स्केलेटल मसल में किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है स्केलेटल मसल में। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंफ्यूजन किसी को भी किसी भी तरह का? नो मैम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हम पढ़ते हैं, मैंने आपको जो एक क्वेश्चन किया था अभी, एंजाइम्स। एक्चुअली जो एंजाइम्स है वो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, ये होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अगर ये डिपेंड करता है एंजाइम किस कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर लेट से अगर कोई न्यूक्लिक एसिड है, जैसे कोई न्यूक्लिक एसिड है, अगर न्यूक्लिक एसिड बिहेव कर रहा है किसकी तरह? एंजाइम की तरह काम कर रहा है, तो उसको मैं टर्म दे दूंगी राइबोजाइम। क्या नाम दे दूंगी? राइबोजाइम। आपने पढ़ा था ना Ribozyme. है ना। तो राइबोजाइम जो होता है, सॉरी आपने राइबोजाइम नहीं पढ़ा है, राइबोजाइम यही आया है आपके। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जब वो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्यूरेसी से करवाने में हेल्प करेगा, उसका स्पीड बढ़ाएगा, उसका एक्यूरेसी बढ़ाएगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या बेटा? राइबोजाइम। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. कैटेलाइज द रिएक्शन। मैम कैटलिस्ट स्पीड को स्लो करने में भी हेल्प करते हैं। नहीं नहीं नहीं, स्लो नहीं नहीं, स्लो में हेल्प नहीं करता। देखो देखो बोले पाथवे होते हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। हाँ, ये अभी ना जब आप वो पढ़ोगे ना दैट केमिस्ट्री में, तो आप देखोगे जब कोई भी बड़ा सब्सटेंस टूट के छोटे छोटे उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तब एक एनर्जी रिलीज होगी या फॉर्म होगी, या फिर जब छोटे छोटे मिल के एक बड़ा बना रहे हैं, तो इसके अंदर ना दोनों के अंदर एक प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और और एक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पढ़ लिया आपने? थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया आपके? नो मैम, बट ये दोनों टर्म्स 10th में पढ़ी है। अच्छा, तो देखो वही है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक के अंदर आपके ना जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और एक्सोथर्मिक एक के अंदर आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक आपके चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में विच इज थर्मोडायनामिक्स। उसके अंदर आप ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो, एनर्जी वाला पार्ट। दिस इज हीट। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। Yes, ठीक है, ma'am. मैं बोल रही हूँ ना, ये चैप्टर मतलब ऐसा है कि बस अभी बस कुछ कुछ देखना है इसके अंदर, या वो भी मत देखो, क्योंकि सब कुछ आप ना केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो इसके बारे में। चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब ना देखो, जैसे लेट से मैंने आपको बताया था कि एंजाइम एक प्रोटीन है, तो मैंने आपको प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर बताए थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? यस यस मैम। Yes, तो ma'am. लेट से मैंने आपको बताया था जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो खुद के ऊपर क्रिस क्रॉस होके फोल्ड हो जाता है यस मैम यस मैम। है ना। Yes, और बेटा Yes, बेसिकली ना इसका मकसद क्या है ऐसे फोल्ड करने का, कि जब वो फोल्ड होता है ना, जिस साइड पे वो आके मिल रहा होता है ऐसे ऐसे, है ना, वहां पे ये एक्टिव साइट बना देता है। क्या बना देता है? एक्टिव साइट बना देता है, या पॉकेट्स बना देता है। तो ये side. पॉकेट्स क्या करती है बेटा, बेसिकली ना इन्हीं पे इनका क्या होता है,
केमिकल रिएक्शन होता है, इसी जगह पे इनका केमिकल रिएक्शन होता है, और जो भी एंजाइम होता है वो यहीं पे इसी एंजाइम जो होता है इसी में जाके फिट होता है ना, पॉकेट्स में, इन्हीं पॉकेट्स में जाके फिट होता है। तो यार क्वेश्चन ये है कि यार ये जो एंजाइम है कैसे इन पॉकेट में जाके फिट होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, कैसे जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, तो वो हम देखने वाले वर्किंग ऑफ एंजाइम। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, वर्किंग ऑफ एंजाइम, किसी को थोड़ा सा भी आइडिया कैसे ये काम करता होगा? एनीवन? देखो, आपने अपनी 10th 9th क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, एक टर्म पढ़ा होगा सबस्ट्रेट, और एक टर्म पढ़ा होगा आपने एंजाइम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो एक वाला मेथड जिसके अंदर ऐसे करके लॉक इन की वाला पढ़ा है आप लोगों ने, कि एक लॉक होता है ऐसे करके, उसके अंदर एक की आके फिट होती है, तभी वो जाके ताला खुलता है। नहीं पढ़ा? No, ma'am. तो देखो, No, ma'am. जैसे लॉक इन की मैं बोलूं, जैसे ये ताला है, ये क्या है? लॉक है, और ये क्या है? की है। तो जैसे देखो कोई भी ताला है, तो जैसे इसके अंदर ये खाली जगह हो गई, तो इसको बेटा मैं क्या बोल दूंगी? एक्टिव साइट। क्या बोल दूंगी? एक्टिव साइट। तो जैसे ये ताले है, ताले के अंदर, ताले को मैं कंसीडर करूंगी सबस्ट्रेट। क्या करूंगी? सबस्ट्रेट। और की को मैं कंसीडर करूंगी एंजाइम। क्या? एंजाइम। तो जैसे कोई भी सबस्ट्रेट है ना, उसके अंदर बेटा क्या होगा? जो स्पेस होगा, जो खाली जगह होगी, उसको मैं बोलूंगी एक्टिव साइट। तो एंजाइम क्या करता है? उसके अंदर अपनी स्पेस के हिसाब से जाके फिट हो जाता है। तो जैसे वो फिट होता है, तो क्या ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है या नहीं बन जाता है? Yes, ma'am. तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब ये जाके उधर क्या करवाएंगे बेटा? केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? केमिकल रिएक्शन होगी, कुछ चीजें जुड़ेंगी, कुछ चीजें टूटेंगी अंदर अपने आप में, और फिर ये बेटा जब अलग होंगे, मतलब, तो ये एक क्या करता है? एक प्रोडक्ट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? प्रोडक्ट। ऑब्वियस, मैं कोई भी दो चीज को मिला रही हूँ, क्यों मिला रही हूँ? एक प्रोडक्ट रिलीज करवाने के लिए करवा रही हूँ ना, कि मुझे इवेंचुअली सबस्ट्रेट से क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है? एक एंजाइम सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट करता है। एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट करता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसकी एक्टिव साइट में केमिकल रिएक्शन कराता है, वो हो गई, प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार हुआ। तो उस वक्त क्या होगा? इससे पहले एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो सीक्वेंस में आपको लिख देती हूँ, जैसे कि देखो क्या होगा। लेट्स से पहले बनेगा सबस्ट्रेट, ठीक है, उसमें हमारा जुड़ गया एंजाइम, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। केमिकल रिएक्शन हुई, है ना, केमिकल रिएक्शन हुई, तो अब हमारा क्या बना? एक कोई प्रोडक्ट बनने के लिए तैयार है। तो उस एंजाइम ने किसके साथ बॉन्ड बना लिया? प्रोडक्ट के साथ। सॉरी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब क्या होगा? एंजाइम अलग हो जाएगा, और प्रोडक्ट को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो क्या इन द एंड इवेंचुअली सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन चुका है हमारा? यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट या फिर एंजाइम एक्ट करेगा तो? Yes, ma'am. हाँ कि ना? Yes, इस ma'am. रिएक्शन को अगर मैं यहाँ पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिखूं, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये वाला एंजाइम और प्रोडक्ट, ठीक है, और ये E प्लस P। E रिप्रेजेंट एंजाइम, S रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट, एंड P रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? Ma'am. No, ma'am. No, ma'am.
सॉर्टेड ना 11B06 है ये। चलो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे पूरा प्रोसेस बन रहा है, कैसा नहीं है ना। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो मैं आपको बताती हूँ, क्या आप मान रहे हो ये सारा प्रोसेस करने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी, यस मैम। Yes. है ना। तो यहाँ पे मैं आपसे उस कुछ एनर्जी के बारे में बात करूंगी, या फिर आप ही बताओगे उस एनर्जी के बारे में, जिस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यार देखो, एक्टिवेशन एनर्जी सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? एक्टिवेशन एनर्जी, उस केमिकल रिएक्शन, बोलो Activate बोलो, करना. राइट, उस रिएक्शन को एक्टिवेट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो वाली, ठीक है। मतलब हम बोल देते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाँ के ना, Yes, ma'am. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में चाहिए। तो मैं आप लोगों को ना एक ग्राफ बना के दिखाती हूँ, आप मुझे खुद बताओगे कि किस वाले के अंदर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, प्रोडक्ट का सब्सट्रेशन हो गया। ये एक एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, और एक ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसे लेट से ये एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट और ये एक्टिवेशन एनर्जी, दो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कौन सी वाली एक्टिवेशन एनर्जी है जो एंजाइम के साथ है, कि नीचे मतलब वाली. फर्स्ट या सेकंड? सेकंड First. मैम First. Why first? Why first? मैम एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट करना। क्या क्या? मैम एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट करना। वाई फर्स्ट? हमारे को एक्टिवेशन एनर्जी मैंने आपको दो बताई है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड। तो एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ कौन सी वाली होगी? बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट के साथ होगी, तो फर्स्ट के साथ क्यों होगी? और अगर कोई बोल रहा है सेकंड, तो सेकंड के साथ क्यों होगी? मतलब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इन दोनों में से एंजाइम किसके पास है, फर्स्ट वाले के पास है, सेकंड वाले के पास है? जिसके पास है विथ रीजन। मैम फर्स्ट वाले में एक्टिव साइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ओपन दिमाग से सोचो कि समझ आएगा आपको, पर खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। फर्स्ट वाले को देखो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो सारी चीजें फटाफट फटाफट हो जाएगी, एफर्टलेसली हो जाएगी, हाँ के ना। Yes, ma'am. तो अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो क्या मुझे उस रिएक्शन को करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? नो मैम, कम या थोड़ी सी एनर्जी में काम हो जाएगा? मैम। उसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगी और है ना वो काम कर देगा हमारा, अगर एंजाइम प्रेजेंट है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो क्या उस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी? यस मैम। तो अब इस लॉजिक से आप मेरे को बताओ, विद एंजाइम फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? Ma'am, first. फर्स्ट होगा। वेरी गुड, विद एंजाइम। और वो इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सिर्फ इतनी सी,
इतनी सी, है ना। वहीं दूसरी, क्योंकि एंजाइम प्रेजेंट है, और अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो देखो कितनी सारी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, इतनी सारी, और है ना इतनी सारी, और अभी एंजाइम के साथ सिर्फ इतनी सी चाहिए, हाँ कि ना। यस Yes, मैम। ma'am. अभी Yes, आपको समझ आया कि कंसेप्ट क्या है। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए हो। आपके ना एग्जाम में बायो में आपको जो काम कंफ्यूज करते हैं, दिक्कत देते हैं, वो ये देते हैं ग्राफ लोगों को पढ़ने नहीं आते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूं, ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं, सबसे ज्यादा इजी होते हैं, बस आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन फिजिक्स में, मतलब जो ग्राफ वाले होते हैं ना, फिजिक्स में भी बहुत आते हैं। तो ग्राफ पढ़ना ना सीख लो, टिप्स पे कर लो कि ग्राफ पढ़ते कैसे हैं। नहीं तो क्या होगा, आप ग्राफ से इतने घबरा जाओगे कि सारे क्वेश्चन छोड़ोगे, केमिस्ट्री में छोड़ दोगे, फिजिक्स में छोड़ दोगे, बायो में छोड़ दोगे, और आते ही एक्चुअली ग्राफ वाले बहुत सारे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, अगर आपको ग्राफ पढ़ना आ जाए तो ग्राफ पढ़ना सीख लो। जितने ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चन हो सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब में उठाओ, ठीक है। ओके मैम। Okay. तो चलो, मैं आप लोगों के ना रेफरेंस के लिए, जो मैंने अभी आपको बोला कि ये पूरा रिएक्शन कैसे चलता है, मैं आपको ना यहाँ पे समराइज कर देती हूँ कि द कैटालिटिक जो साइकिल है ये चल कैसे रही है, ठीक है। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज, है ना। कैसे हुई है, इफ इन केस बाद में पढ़ो समझ ही नहीं आया मैम ने क्या बोला था, तो देखो, सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। दूसरा, बाइंडिंग इंड्यूसेस, इंड्यूस मतलब शुरू करवाना, इंड्यूसेस एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप फिटिंग, क्या, इट्स शेप फिटिंग more tightly around substrate, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का बॉन्ड टूटेगा, है ना, एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा एंजाइम रिलीजेस प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। मैम ये चारों स्टेप्स जो है वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना? एनसीईआरटी आई डोंट रिमेम्बर दे रखा है नहीं दे रखा, हाँ शायद दे तो रखा होगा, बट मैं आपको ये रेफरेंस के लिए लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने जो बोला आप यहाँ से पढ़ पाओ ताकि, है ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो यही सही, है Yes, ना। ma'am. एंड द फ्री एंजाइम, क्योंकि कुछ बच्चों को ना कंफ्यूज्ड एंड वक्त तक रहता है, तो आई डोंट वांट कहीं भी कंफ्यूजन बचे। तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, यस मैम, कंफर्म हो गया है क्योंकि ये पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था आप, मुझे ये बताओ। आप मतलब जब मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ उससे पहले पढ़ के आते हो सारा टॉपिक, Yes, मैम. अच्छी आदत है ये, गुड गुड, इज दैट क्लियर। तो ये जो मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बताया ना, ये पूरा वही प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। नहीं समझ आए कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो यहाँ से एक बार देख लेंगे, ठीक है। ओके मैम. चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। चलो, अब आप खुद बताओगे मुझे कि फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब चलो मुझे ये बताओ। लेट्स से मैंने आपको 3 चीजों में बात करी, एक सबस्ट्रेट, एक एंजाइम और एक प्रोडक्ट। लेट्स से कि अब मैं बात करने वाली हूँ कौन सी चीज बढ़ेगी तो हमारी रिएक्शन तेजी से होगी या धीरे होगी, मैं उस टर्म्स में बात करने वाली हूँ। तो पहले मुझे बताओ, लेट्स से
मैंने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, किसके? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझ तो आता है ना? हेलो, मैम। हाँ, यस मैम। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। लेट्स से सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पे मुझे ये बताओ कैसे इफेक्ट करेगा एंजाइम का एक्टिविटी? एनीवन? कि अगर सबस्ट्रेट का अगर मैंने कंसंट्रेशन कम कर दिया तो एंजाइम का एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। बेटा पीएच वैल्यू का तो यहाँ पे कभी कोई रोल ही नहीं है, मैं सिर्फ सबस्ट्रेट की बात कर रही हूँ। और एंजाइम का रिलेशन, जैसे अपन बोलते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चलो मैं जैसे आपको बताती हूँ। लेट्स से मैंने आपको बताया अगर मैंने बहुत सारे सबस्ट्रेट रख दिए तो क्या एंजाइम के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि मैं इस सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकता हूँ, मैं इस सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकता हूँ, मैं सबस्ट्रेट से भी बाइंड कर सकता हूँ, है ना? तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम कहीं पे भी जाएगा, बाइंड करेगा, फटाफट 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 अपना प्रोसेस कर लेगा। हाँ कि ना? यस मैम। यस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैंने कम कर दिया तो एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो वहीं दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ, एंजाइम का कंसंट्रेशन। अगर मैंने, चलो बताओ, एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो क्या होगा? रिएक्शन जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? मैंने एंजाइम बहुत सारे डाल दिया है, तो रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम आगे जाके ROR इज मतलब रेट ऑफ रिएक्शन है ना, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन एंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज। यार मतलब एंजाइम इतने सारे हो गए तो भैया बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे, और अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन मैं कम करती हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। चलो अब मेरे को बात आती है टेम्परेचर एंड पीएच की। अब ये आप बताओ क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, इसके अंदर ना दो लॉजिक आते हैं एक्चुअली। ये मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक में बोल दिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एक लिमिट है भाई, यहाँ पे एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? जैसे एंजाइम की कोई रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, राइज ऑफ, अगर मैंने टेम्परेचर को ना 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है तो जो रिएक्शन का रेट है ना वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो अगर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है, मतलब लेट से मेरा टेम्परेचर है 5 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो अगर मैं 5 में 10 बढ़ा रही हूँ, या 10 में 10 बढ़ा रही हूँ, 30 में 10 बढ़ा रही हूँ, 40 में 10 बढ़ा रही हूँ, है ना, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। पर अगर इस टेम्परेचर रेंज के बाद मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाती हूँ तो मेरे जो एंजाइम है ना उसके साथ क्या होगा? एंजाइम गेट डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मतलब बहुत ज्यादा अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसका तहस नहस हो जाएगा एंजाइम का। तो जब एंजाइम का तहस नहस हो जाएगा तो क्या हमारी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। है कि नहीं है? कम तो एक लिमिट है यहाँ पे जिसका हमें ध्यान रखना है कि लेट से अगर 10 डिग्री बढ़ा रहा है तो 5 से 40 के बीच में बढ़ा सकते हैं। तो 5 से 40 के बीच में अगर मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया है तो बेटा क्या होगा? हमारा
रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है ना, तो वो सारी चीजें, तो डबल हो जाएगा। वहीं अगर मैंने इसके ऊपर अगर करवाया तो एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर्ड। एंजाइम किसका बना होता है? प्रोटीन का, मैंने आपको बताया। अब जब प्रोटीन एंजाइम डीनेचर हो गया मतलब प्रोटीन डीनेचर हो गया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डायरेक्टली डिक्रीज है कि नहीं? यस मैम। तो ना ये 3 फैक्टर है जिसपे बेसिकली ये डिपेंड करता है। ठीक है मैम टेम्परेचर कितने के भी बीच में लाई करें हम सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा सकते हैं। हाँ, सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाना है, सिर्फ 10 डिग्री, 5 से 40 के बीच में 10 डिग्री से। जैसे मैंने लिखा ना 5+10, 10+10, 3+10, 4+10, 35+10, 25+10, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ओके मैम। यहाँ तक क्लियर सबको? सॉर्टेड एकदम। यस मैम। अब एक टर्म है एंजाइम इनहिबिशन। क्या नाम है? एंजाइम इनहिबिशन। क्या समझ आ रहा है एंजाइम इनहिबिशन से? क्या होगा आखिर ये? एनीवन? मैम इसमें एक सब्सट्रैक होगा और एक इनहिबिटर होगा। ओके, और मैम इसके 3 पार्ट होंगे। ओके, एक तो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और कोई? मैम जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रोक देंगे इन्हें। कौन था ये जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे? किसने बोला ये? मैम रीवा। तो देखो बेसिकली बच्चा, ये जैसे 3 टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही बताया। वो 3 टाइप क्या होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है। एंजाइम की एक्टिविटी को जो रोक दे, एज इट इज, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को जो इनहिबिट कर दे, कम कर दे। अब जैसे एक ने बोला 3 टर्म आते हैं मैम, 3 कंडीशन आती है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, फीडबैक, 3 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? एंजाइम की एक्टिविटी रुक रही है। तो आप थोड़ा सा मुझे खुद बताओ कि एंजाइम की एक्टिविटी कब कब रुक सकती है, अभी तक आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से, कि जब उसके लिए मैम कोई टेम्परेचर, हाँ बोलो बोलो। मैम टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाता है तो। ओके, और मैम सबस्ट्रेटम या फिर एंजाइम कम हो जाए। ठीक है, देखो सही जा रहे हो, ऐसे सही जा रहे हो, बट इसमें थोड़ा सा एक और लॉजिक है कि अगर आप मानो, लेट से अगर मैं उसके लिए एंजाइम के साथ साथ, लेट से अगर ये कोई सबस्ट्रेट है ना, ये सबस्ट्रेट है, इसके अंदर अगर जाके मुझे बाइंड करना है ना, यहाँ पे एक एंजाइम है जो जाके बाइंड करेगा, हाँ के ना? अगर यहाँ पे एंजाइम के साथ साथ मैं कोई यहाँ पे इसके लिए कंपटीशन तैयार कर दूं जो खुद यहाँ पे ना बाइंड करने के लिए तैयार बैठा है, क्या उस केस में एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? लेट से अगर ये जो कंपटीशन वाला है, अगर ये जाके फिट हो गया तो कोई एक्टिव साइट बचेगी ही नहीं। नहीं बचेगी ना? तो अगर कोई एक्टिव साइट बचेगी नहीं तो एंजाइम किस पे जाके एक्ट करेगा? एंजाइम तो हो गया फालतू, वो तो हो गया बेघर, है कि नहीं? है ना? तो इसी से ना 3 आते हैं, एक आता है कॉम्पिटिटिव, एक आता है नॉन कॉम्पिटिटिव, और एक आता है फीडबैक। तो तीनों ना थोड़े ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर हम पूरा वी मैक्स वगैरह, हम कुछ ऐसे टर्म आएंगे, वी मैक्स आएगा, के एम आएगा, ये मैं आपको ग्राफ बना के ना पढ़ाने वाली हूँ। तो इसको ना अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पूरा ही एक टॉपिक है। ठीक है मैम ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का? क्या बेटा? ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है? नहीं, हाँ मतलब इसके बाद थोड़ा सा और बचेगा क्लासिफिकेशन वाला, और थोड़ा सा टॉपिक बचेगा, और एक को फैक्टर बचेगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और लेक्चर चाहिए होगा और कंप्लीट हो जाएगा ये आपका चैप्टर। ठीक है, ओके मैम। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ ना,
तो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है वो देख के आना, ठीक है। यस मैम। ग्लाइको Oh, yes. और लाइसिस, ठीक है। रानी का क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने टर्म को तोड़ा है, ग्लाइको और लाइसिस, क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस? एनीवन? मैम जो कि ग्लूकोज या एंजाइम्स को ब्रेक डाउन कर सके। वेरी गुड। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब क्या होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब होता है टूटना, तो ग्लूकोजन के टूटने को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज टूट के अलग अलग कंपाउंड्स में ना बनेगा, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो ग्लूकोज टूट के किस में बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे जब बॉडी में हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, तो ग्लूकोज वहां पे टूट के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। समझ पड़ा? यस मैम। यस मैम। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है एनारोबिक। कौन सी कंडीशन होती है? एनारोबिक। एनारोबिक बोलो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको क्या बोलते हैं? चलो ये तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कुछ 12th के बच्चे हैं, जिन जब 12th में बच्चे पहुंच जाते हैं उनको लिटरली नहीं पता होता कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है, ठीक है। आपको पता है फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है? मैम जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकते क्वेश्चन रिपीट। फैकल्टेटिव एनारोब्स। करते हैं बट वो एरोबिक भी हो सकता गुड गुड, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि वो एरोबिक में भी कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, वो स्ट्रिक्ट नहीं होते जो है ना। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे जाके आपकी पूरा आने वाली है। अभी हम जब स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस वगैरह तभी आएगा पूरा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइको जो भी है सारे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, है ना, तो ये सारे टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। यस मैम।